वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो इनके हिसाब से हमें आज़ादी 2014 में मिली थी और आज के इस आज़ाद भारत में अपने हक के लिए आवाज़ उठाना भी इस शासनकाल में एक गुनाह बन गया है। सिस्टम के खिलाफ बोलोगे तो एंटी नेशनल कहलाओगे, अपने हक के लिए आवाज उठाओगे तो जेल भेज दिए जाओगे, और अगर एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग करोगे तो पुलिस के डंडे खाओगे। सोचने वाली बात है, आज हमारे देश में रेपिस्ट को बेल दिया जा रहा है और जो देश के रियल हीरो हैं उनको एंटी नेशनल बताकर जेल भेज दिया जा रहा है। क्या सरकार के फेवर में बोलना ही देशभक्ति कहलाता है? नहीं, देश में जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर डिस्कस करना और उनका सॉल्यूशन निकालना, ये होता है देश से प्यार। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पे है। ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है। महिलाएं और लड़कियां सेफ नहीं है। आए दिन रेप केस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और मेडिसिन की कमी और प्राइवेट हॉस्पिटल काफी महंगे होते जा रहे हैं। हमारे देश में पॉलिटिशियंस के भड़काऊ भाषण की वजह से देश में कम्युनल वायलेंस बढ़ते जा रही है। आए दिन पुल और सड़कें टूटती जा रही है। देश में इतनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करने के बजाय बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी आईफोन 70 के कॉस्मिक ऑरेंज रंग को भगवा कलर से जोड़ के एक अचीवमेंट की तरह दिखा रहे हैं और इस चीज के लिए वो पीएम मोदी का ग्लोबल प्रभाव बता रहे हैं। आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। अब समझने वाली बात यह है कि मोदी जी का ये प्रभाव उस वक्त काम क्यों नहीं आया जब 104 इंडियंस को यूएस से हाथ में हथकड़ी और पैर में जंजीर लगाकर इंडिया वापस भेजा गया था। इंडिया में ट्रम्प कैंपेन चलाया गया। 2020 में नमस्ते ट्रम्प इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आए थे। ये इवेंट गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में हुआ था। इस इवेंट में जिस रास्ते से ट्रम्प जाने वाले थे उस रास्ते में जितनी भी गरीब लोगों की झोपड़ियां थी उनको ऊंचे दीवार बना के ढक दिया गया और कुछ चीजों को पर्दा लगाकर अपनी गरीबी छुपा ली गई। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इन सब का नतीजा क्या हुआ? अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% तक टैरिफ लगा दिया। The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. यहाँ पे इनके फ्रेंड ने तो इनके ऊपर कोई तरस नहीं खाई और इसका नुकसान पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत में 2021 से 2025 तक लगभग 170 ब्रिजेस और कई सड़कें टूटने की घटना सामने आई है। और फिर ये कहते हैं हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इन्होंने तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया कि सड़कों के बीच में गड्ढे बन गए, कहीं पे रोड बीच से ही नीचे धंस गया, तो कहीं पर बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब की तरफ बह रही है। लेकिन हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। मंत्री जी ने भले ही देश के लिए कुछ अच्छा काम किए हो या ना किए हो, लेकिन अपने बेटों के लिए ये बहुत अच्छा काम किए हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल यानी E20 फ्यूल, इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। अब इसे इसलिए लाया गया था ताकि पेट्रोल के दामों में गिरावट हो सके और देश के किसानों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इथेनॉल को गन्ना और मकई से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में ये स्कीम देश के लोगों और किसानों के फायदे के लिए था? देखो, हमारे देश में 2 इथेनॉल बनाने वाली कंपनी है। पहला है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और दूसरा है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। जो मानस एग्रो इंडस्ट्रीज का ऑनर है उसका नाम सारंग गडकरी है और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का ऑनर का नाम निखिल गडकरी है और ये दोनों नितिन गडकरी के बेटे हैं। जो सियान इंडस्ट्रीज है उसका रेवेन्यू 2024 में 17 करोड़ था और ये 2025 में बढ़कर 500 करोड़ हो जाता है। आप समझ सकती हैं कि यहाँ कितनी बड़ी गेम खेली जा रही है आम जनता के साथ। ये सब में हमारे मोदी जी भी पीछे नहीं है। यूपी के वाराणसी कंस्टिट्यूएंसी में 4 किलोमीटर का रूप वे बनाया गया और 4 किलोमीटर का रूप वे बनाने में 807 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब 1 किलोमीटर का रूप वे बनाने में 215 करोड़ रुपए लगाए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम 415 करोड़ रुपए में मार्स तक पहुंच गए थे और 615 करोड़ रुपए में चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया था। और यहाँ 4 किलोमीटर का रूपवे बनाने के लिए 807 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और वाराणसी का सांसद कौन है? हमारे मोदी जी। वाह क्या सीन है। एक तरफ मोदी जी अभियान चलाते हैं एक पेड़ माँ के नाम, जो लोगों को अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाने के लिए मोटिवेट करता है, तो वही दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर के पीरपैंती गांव में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अडानी ग्रुप को 33 सालों के लिए दे देते हैं। उस जमीन पर लगभग 10 लाख से ज्यादा पेड़ मौजूद है, जो कि वो सारे पेड़ काटे जाएंगे। वो किनके नाम काटे जाएंगे? मोदी जी के दोस्त के नाम।
इस जमीन पे 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। लेकिन जब सरकार से ये सवाल किया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को क्यों दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्रस्ताव रखा था जिसमें जो कंपनी सबसे कम रेट पर बिजली देगी हम उसे ये टेंडर दे देंगे, जिसमें 4 कंपनी शामिल थी और अडानी पावर ने सबसे कम बोली लगाई, करीब 6.5 रुपए। इस पे कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये क्लेम करते हुए कहा कि बिहार एक पहला केस नहीं है और भी कई स्टेट में वोटिंग से पहले अडानी ग्रुप को प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। उन्होंने बताया महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अडानी ग्रुप को एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के साथ धाराई प्रोजेक्ट भी दे दिया गया। इसी तरह झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले गोड्डा पावर प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया और छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य भी विधानसभा चुनाव से पहले अडानी ग्रुप को दे दिया गया था। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हसदेव अरण्य, आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अडानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन सब में नुकसान किनका हुआ, हम आम जनता की। भागलपुर में जो 1050 एकड़ किसानों की जमीन अडानी ग्रुप को दी गई, उसमें से किसी भी किसान को उस जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया गया। 15 तारीख के अंदर में नोटिस आ गया है कि घर को खाली करिए, पैसा उठाइए। हम लोग किस हिसाब से पैसा उठाएंगे? ज़मीन का हम लोग को जो पैसा मिल रहा है, ज़मीन का 5,40,000 मिल रहा है और घर का कुछ 4 लाख कुछ ऐसे मिल रहा है, जितना कि मेरा इस पैसा में ज़मीन भी नहीं खरीदाएगा जितना हमको सरकार दे रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी तरह हमारे देश के कानून व्यवस्था का भी ये लोग मजाक बना कर रख दिए हैं। अभी हाल ही में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर राकेश किशोर के द्वारा जूता फेंका गया, जिसके बाद राकेश किशोर के ऊपर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई और उसे छोड़ दिया गया। सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि आज के समय सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना एक गुनाह सा बन गया है। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। किसानों ने प्रोटेस्ट किया, उन्हें खालिस्तानी कहा गया और कुछ रिपोर्टर्स को सच बोलने और दिखाने के लिए मार भी दिया गया है। जैसे उत्तराखंड के एक जर्नलिस्ट राजीव प्रताप, इन्होंने उत्तराखंड के हॉस्पिटल करप्शन को एक्सपोज किया था और कुछ दिन बाद इनकी बॉडी एक नदी में मिली। छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर, जो रोड कंस्ट्रक्शन स्कैम को एक्सपोज कर रहे थे, उनकी बॉडी एक सेफ्टी टैंक में देखने को मिली। और उड़ीसा में नरेश कुमार को तलवार से अटैक करके मार दिया गया क्योंकि वो लोकल करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे। क्या अब इंडिया में सच बोलना एक जुर्म बन गया है और क्या अब डेमोक्रेसी सिर्फ कागज के पन्नों में ही बच के रह गया है? ये सब सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? हमारे देश के गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा इलेक्शन है और बिहार के लिए मोदी जी ने ज्यादा कुछ किया नहीं है, तो ये बिहार को कुछ झूठे सौगात देके गए हैं। आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। वैसे ये जिस भी स्टेट में जाते हैं वहां अपने झूठे सौगात जरूर देते हैं। तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। कर्नाटक को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। मोदी जी ने सोचा बिहार में तो विकास किए नहीं है और यहाँ के लोग धर्म के नाम पे भी वोट नहीं देंगे, तो क्यों ना यहाँ का वोट खरीद लिया जाए। तो इन्होंने बिहार में जितनी भी जीविका की महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भिजवाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना सारा पैसा इलेक्शन से पहले आया कहाँ से? एक्चुअली दोस्तों, ये हमारे ही टैक्स के पैसे हमें ही देकर अपना वोट खरीद रहे हैं। देख रहे हो हमें किस लेवल का बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, तभी तो मोदी है तो मुमकिन है गाने पर लाइक से ज्यादा डिसलाइक्स हैं। बिहार में 6 और 11 नवंबर को 2 फेजों में वोटिंग होगी। उम्मीद है कि वोट करते समय आपका हर एक वोट बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए हो, न कि जाति और धर्म के नाम पर। जय हिंद।